तो आज अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक क्रैश कोर्स, जिसके अंदर अपन वही टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और गोल्डन पॉइंट्स। इसको पढ़ने का मकसद अपना है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए एग्जाम में। ज़्यादा फोकस डायग्राम पे रहेगा, क्योंकि एनाटॉमी का मतलब ही डायग्राम है, फिजियोलॉजी का मतलब उसका फंक्शन। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला यूनिट अपना यही यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं पेट, कहते हैं ना गैस्ट्रो वाले डॉक्टर से जाके मिले, भाई पेट वाले डॉक्टर से मिले। आजकल एक वो डॉक्टर हो गया गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट। कौन सा हो गया? गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, यानी कि पेट भी देखता है, साथ में ग्लैंड को भी देखता है, दोनों चीज़ों को देखता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट। सिर्फ पेट को देखता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो। और इंटेस्टाइन का मतलब क्या हो गया? आंत। तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम। इसको अपन अपना दूसरा नर्व सिस्टम भी मानते हैं, हमारी बॉडी का दूसरा सिस्टम भी नर्व सिस्टम मानते हैं। इसको इंटीग्रेट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि असल दिमाग, पहले लोग अपने आयुर्वेद में कहते हैं कि अपना दिमाग पेट है, कि जैसा आप इसमें खाओगे वैसा यहाँ रहेगा। तो पेट का स्वस्थ रहना, पेट का भी बहुत सारा नर्व सिस्टम के अंदर रोल है। तो अपन इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से होता है। कहाँ से होता है? माउथ टू एनस, मुंह से लगा के ये गुदा, मलगुदा तक जो पार्ट है, उस पार्ट को अपन गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम कहते हैं। अब सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं नंबर 1 माउथ। माउथ में क्या है? माउथ का क्या रोल है? सबसे पहले अपन खाना कहाँ इंजेक्शन करते हैं? माउथ के अंदर। माउथ के अंदर हमारे दांत लगे हुए, उस खाने को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे। अलग अलग दांत है, कुछ तोड़ने के हैं, कुछ चबाने के हैं, है ना। तो अलग अलग दांत अपना क्या करेगा? इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। कौन ब्रेक डाउन करेगा? टीथ। दांत जो है इस भोजन को तोड़ेंगे। एक आदमी को कितनी बार चबाना चाहिए? 32 बार। 32 दांत है इसलिए 32 बार बढ़िया चबाना चाहिए, मतलब अच्छा चबाना चाहिए। और आजकल तुम लोग खाना कैसे खाते हो? टीवी देख रहे हो, जल्दबाजी में खा रहे हो, कि ड्यूटी लेट हो जाएंगे, कोचिंग लेट हो जाएंगे, तो आप सीधा मुंह में डाल रहे हो, निगल रहे हो। तो निगलना भी नहीं है ना। आपको उसको मज़े से खाना है। कोई चीज़ का आनंद तब लिया जाएगा जब उसको आप बढ़िया चबाओगे। इसलिए तो ये शुगर वगैरह की बीमारियां होती हैं, गैस, एसिडिटी, सारा कारण यही है, क्योंकि आपने फूड को तोड़ा ही नहीं, बड़े बड़े टुकड़े अंदर डाल दिए। अब अंदर पेट का काम है उसको गलाना, तो पेट तो बेचारा कैसे गलाएगा? तो पेट बहुत ज़्यादा एसिड छोड़ता रहता है। इतना एसिड छोड़ेगा, फिर तुम बोलोगे साहब पेट में गैस बन गया, पेट में जलन हो रहे, पेट में फोड़े हो गए, अल्सर बन गए। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और मुंह से जितनी बार आप खाना चबाओगे ना, मुंह में ग्लैंड लगी हुई, ये ग्लैंड क्या करेगी? उस खाने को लुब्रिकेट करेगी। ग्लैंड क्या करेगी? लुब्रिकेट। लुब्रिकेट का मतलब उसको सॉफ्ट करेगी। और औसतन कम से कम बताऊं, एक आदमी में 24 घंटे में 1.5 लीटर जो है मुंह के अंदर सलाइवा बनता है। क्या कहना चाह रहा हूं? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर का मतलब क्या है? 1500 ml सिर्फ आपके मुंह से सलाइवा बनेगा, खाने के साथ जाएगा। और वैज्ञानिक कहते हैं यदि ये पूरा नहीं बना प्रॉपर, तो आपके खाने में जो पोषक तत्व है वो आगे ऐड ही नहीं होंगे। आजकल के लोग चीज़ें तो अच्छी खा रहे हैं, पर ये साथ में लार नहीं जा रही, सलाइवा नहीं जा रहा है, तो फिर वो गुणकारी नहीं हो रहा है, अंदर जाके उसकी वैल्यू ऐड नहीं हो रही। तो 1.5 लीटर तक 24 घंटे में कितना होता है? 1.5 लीटर तक 24 घंटे। 3 ग्लैंड है। पहली ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी है मैंडिबल या मैक्सिलरी ग्लैंड, तीसरी है सबलिंगुअल। तीसरी ग्लैंड कौन सी है? सबलिंगुअल। अगली बात करते हैं ग्लैंड की। मुंह में क्या है? ग्लैंड। पहली ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये ग्लैंड कहाँ है? ये वाले। आप यूँ मुंह जब यूँ करते हैं ना, तो ये जो बड़े बड़े 2 साइड दिख रहे हैं ना, ये वाले, तो इसको क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, और ये भी अपना सिक्रेशन क्या देगी? स्टार्ट करेगी। दूसरी है मैक्सिलर ग्लैंड, मैक्सिलरी, या इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर। तीसरी ग्लैंड है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब जीभ। जीभ के नीचे ये जो जीभ है ना, ये अपना भी सिक्रेशन देती रहती है। कहते हैं ना, अच्छी सब्जी दे के मुंह में लार आ गई, तो खाने को देख के ही पहले क्या हो जाता है?
सिक्रेशन आना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये लगभग 1.5 लीटर जो है सलाइवा बनाएगी। अब खाने को क्या कर दिया, दांत ने उसको कटिंग कर दी, उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तोड़ दिया, और ये वाटर ऐड हो गया। एक तरीके से अपन इसको वाटर कहेंगे, और इसको एज अपन लुब्रिकेंट भी कहेंगे। ये चिकनापन रहेगा जिसको निगलने में आसानी होगी। अब उस खाने को क्या रहेगी, निगलने में आसानी रहेगी। उसमें कोई भी माइक्रोब्स है, इसका पहला काम लुब्रिकेशन, ताकि सोलिंग करने में इसका क्या रहे, आसानी रहे। और माइक्रोब्स को भी क्या करते हैं ये लोग, किल करते हैं। भाई अंदर कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह जाएगा तो उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। साथ में कई सारे इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन में क्या करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। डाइजेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ऐसे कई सारे एंजाइम हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करने में यहीं से डाइजेस्ट होना खाना चालू हो जाता। कई बार आप खाना खाते हो ना, खाना खाते ही आपको लगता है कि 2 रसगुल्ले खाए, आराम आ गया एकदम से, अभी पेट में ही नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि अपने जीभ के नीचे क्या लगी हुई है, ब्लड सप्लाई है। तो आधा ग्लूकोज जो डायरेक्ट है वो ब्रेन को चला जाता है, और कुछ खाना जो है फास्ट ब्लड सबलिंगुअली उसको एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है, जिससे हमें क्या आती है, एनर्जी आती है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये जो माउथ के अंदर ग्लैंड है, 3 ग्लैंड है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, मैंडिबुलर या सबलिंगुअल ग्लैंड। अप्रॉक्सीमेटली ये कितना, 2.5 लीटर सलाइवा सिक्रेट करती है। अगला है पैरोटिड ग्लैंड, हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। जब मम्स का इन्फेक्शन हो जाता है, एक बीमारी है मम्स, आप पढ़ते हो ना MMR, मम्स, मीजल, रूबेला। मम्स बीमारी के अंदर ये पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको अपन मम्स पैरोटाइटिस कहते हैं। मम्स की वजह से पैरोटाइटिस हो जाता है। तो मम्स में किस ग्लैंड की स्वेलिंग आ जाती है, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग आ जाती है। ये बात आपको, और सबसे बड़ी जो डक्ट है वो इसकी डक्ट है, सब मैंडिबुलर की डक्ट है। सबसे मैंडिबुलर की डक्ट, इनकी मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट, डक्ट का मतलब पाइपलाइन, ये अंदर पाइपलाइन लगी हुई है। जो सलाइवा आता है ना, एक डक्ट लगी हुई है, छोटे छोटे होल है अंदर, उस होल में एक पाइपलाइन बिछी हुई है, उससे ये सलाइवा आता है, सिक्रेशन आता है। तो सबसे बड़ा जो डक्ट है वो किसका है, मैंडिबुलर। और ग्लैंड बड़ी कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड है। तो ये आपको इसके अंदर याद रखना, ले लो इसका एक बार स्क्रीनशॉट। बड़े आगे ले लो। देखो ये किसी का माउथ है, ये किसी का नोज है, समझ लीजिएगा नोज है, ये हो गया माउथ, और यहाँ पे क्या हो गए, छोटे छोटे टीथ हो गए, ये हो गई टीथ। यहाँ हो गई पैरोटिड ग्लैंड, मैंडिबुलर ग्लैंड, यहाँ हो गई या इसको अपन ग्लैंड, और ये हो गई टंग। ये क्या हो गई, टंग। टंग के नीचे क्या है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअली ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड है, डायग्राम के जरिए समझ ले। फिर क्या आ गया, यहाँ आ गया फेरिंग्स। ये वाला हिस्सा कौन सा है, फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स के बाद में क्या आ जाता है, लेरिंग्स। ये वाला हिस्सा क्या है, लेरिंग्स। लेरिंग्स के पीछे, लेरिंग्स में से इसके आगे रहता ट्रेकिया, इसके थोड़ा मैं इसको, ये रहेगा ट्रेकिया। लेरिंग्स ये वाला हिस्सा है लेरिंग्स, ये ट्रेकिया है। ये क्या है, ट्रेकिया का मतलब क्या हो गया, श्वास पाइप, विंड पाइप, इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप। इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं, सी शेप के क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं। छल्ले का मतलब रिंग्स। और फिर ये आगे जाके लंग्स में जाते हैं। सांस जो अपन लेते हैं वो कहाँ जाती है, नाक से, माउथ से, लेरिंग्स, लेरिंग से फिर ट्रेकिया। और खाना हमारा कहाँ जाता है, खाना हमारा जाता है इसोफेगस। ये क्या है, इसोफेगस। तो खाना जाएगा इसोफेगस। जैसे श्वास नली को अपन ट्रेकिया बोला, विंड पाइप बोला, तो इसको क्या बोला, इसको बोला फूड पाइप। ये क्या है, फूड पाइप। ये 25 सेंटीमीटर लंबा है। कितने सेंटीमीटर है, अप्रोक्स एडल्ट में 25 सेंटीमीटर लंबा है। फिर खाना अंदर निकल जाएंगे और किस में चला जाएगा, इसोफेगस। और इसोफेगस कहाँ है, ये सबसे, जैसे मतलब ये आगे ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया, मैं ऐसे डायग्राम बनाया, ये नाक है, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के पीछे क्या है, इसोफेगस,
और इसोफेगस के पीछे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। इसके पीछे ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये मान लीजिएगा स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड बीच में है इसोफेगस। इसोफेगस कहाँ है? बीच में। तो यहाँ से खाना जाएगा और ये फूड नीचे जाएगा। यहाँ पे 2 इंस्पिंटर लगे हुए, इसको बोलते हैं अपर इंस्पिंटर, और एक नीचे लगा उसको बोलते हैं लोअर इंस्पिंटर। तो इंस्पिंटर कितने लगे हुए? 2। इसको बोला अपर इंस्पिंटर और नीचे वाला है लोअर इंस्पिंटर। अपर इंस्पिंटर का क्या काम है कि खाने के साथ जो एयर गई है, भाई जो भी अपन ने खाना खाया, क्या पता साथ में हवा भी ले ली, तो इस अपर इंस्पिंटर का काम है कि हवा को अंदर नहीं जाने देना। अब इसको वापस ऊपर कर देना। इस लोअर इंस्पिंटर का काम है पेट की चीज वापस ऊपर नहीं आनी चाहिए। जो भी जीआई है, गैस्ट्रिक जो भी पार्ट है, फूड पार्ट है जो पेट में चला गया, वो अब ऊपर इसोफेगस में नहीं आ रहा। समझ में? तो 2 इंस्पिंटर है, अपर लोअर। अपर का क्या काम है? एयर को एंट्री नहीं होने देना, और लोअर का क्या काम है? फूड को वापस रिगर्जिटेट नहीं होने देना। यदि मान लीजिए ये इंस्पिंटर लूज है, उसको बोलते हैं एक्लेसिया कार्डिया। उसको क्या बोलते हैं? एक्लेसिया कार्डिया। एक्लेसिया कार्डिया के अंदर क्या हो जाता है? इंस्पिंटर लूज हो जाते हैं और खाना सीधा कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। तो उस बीमारी को बोलते हैं GERD। कौन सी बीमारी बोलते हैं? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से पेशेंट को एसिडिटी रहेगी, हार्ट बन रहेगा। पेशेंट हो सकता है उसके जो है जीआई कंटेंट वापस कहाँ चला जाए? रेस्पिरेटरी पार्ट, एस्पिरेशन हो सकता है। और इसोफेगस कैसी हो जाएगी? बैरेट इसोफेगस हो जाएगी। इनकी इसोफेगस के अंदर क्या पड़ जाएंगे? छेद पड़ जाएंगे, हार्ड हो जाएगी, बैरेट जैसी हो जाएगी। इसको बोलते हैं बैरेट इसोफेगस। तो अभी भी वापस मैं बता रहा हूँ, अपन जीआई सिस्टम पढ़ रहे हैं। जीआई सिस्टम में ये पढ़ रहे हैं कि भाई कैसे खाना अंदर जाता है और कौन कौन से पार्ट का क्या क्या रोल है। सबसे पहले अपन जैसे ही खाना खाया, दांतों का काम है उस खाने को तोड़ना। दांतों ने उस खाने को तोड़ दिया, और कुछ हमारे माउथ के अंदर ग्लैंड है, 3 ग्लैंड है, उस खाने में क्या करेंगी? मिक्सअप करेगी। क्या मिक्सअप करेगी? जो भी सिक्रेशन है उसको अंदर करेगी। पैरोटिड ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ये उसके अंदर ऐसी चीज ऐड कर देंगी जो माइक्रोब्स को भी किल कर दे, खाने को लुब्रिकेट भी कर दे, और वॉल्यूम पानी का बढ़ेगा, ज़्यादातर इसमें पानी है, तो उसकी वजह से खाना निगलना भी क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। और इसके अलावा आपको देखना है सबसे बड़ी जो ग्लैंड है पैरोटिड है, बड़ी जो डक्ट है मैंडिबुलर की है, और सबलिंगुअल जीभ के नीचे जो डायरेक्ट ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब करती है। पूरा इसका काम बताए तो लुब्रिकेशन का काम करती है, निगलने में मदद करती है, माइक्रोब्स को किल करती है, और एंजाइम ऐसे मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन करने में उसका रोल है। फिर खाना अपने का नीचे गया, जैसे अपने एक डायग्राम के तौर पे इसको समझा, तो फिर जैसे ही खाना फिर किस में जाएगा? फूड पाइप के अंदर जाएगा। फूड पाइप को अपन ने क्या बोला? इसोफेगस। लगभग 25 सेंटीमीटर की है। आगे ट्रेकिया है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, बीच के अंदर इसोफेगस है। फिर इसोफेगस एक सीधी पाइप है, और इस पाइप के अंदर पेट से कनेक्शन, डायरेक्ट स्टमक से कनेक्शन है। 2 इंस्पिंटर लगे हुए हैं, एक ऊपर वाला इंस्पिंटर जो हवा को अंदर नहीं जाने देता, और एक नीचे वाला इंस्पिंटर जो पेट के खाने को दे। एक ऐसी बीमारी या ऐसा इंस्पिंटर का कंट्रोल खो जाता है जिसको एक्लेसिया कार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्लेसिया कार्डिया। एक्लेसिया कार्डिया के अंदर क्या हो जाता है? ये इंस्पिंटर लूज हो जाते हैं। सिर्फ आप मैं इस चीज़ को ही बताऊं, ऐसा हमारा पेट है, ये लोअर इंस्पिंटर है और ये अपर इंस्पिंटर है। ये इंस्पिंटर लूज हो गए, एक्लेसिया कार्डिया। कब बोलते हैं? फेलियर ऑफ लोअर इंस्पिंटर। लोअर इंस्पिंटर, ये भाई लोअर इंस्पिंटर क्या हो गया? फेल हो गया, उसको क्या बोला? एक्लेसिया कार्डिया। कार्डिया इसलिए बोला कि यहाँ हार्ट है, यहाँ पे क्या है? हार्ट। इस एरिया को अपन बोलते हैं कार्डिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिया भी बोलते हैं। और इस एरिया में आप यूँ देखोगे, फिर यहाँ लंग्स भी है। देखो आप प्रैक्टिकल पढ़े, ये क्या है? लंग्स। ये आ रही इसोफेगस, ये इसोफेगस दोनों मीडिया स्टेनम कैविटी से होके पीछे की तरफ जा रही है। आगे तो लंग्स है, लंग्स के पीछे मीडिया स्टेनम कैविटी के अंदर से होके जा रही है। फिर यहाँ पे डायफ्राम हो गए, भाई ये लंग्स हो गए, यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम के बीच में से ये उसको क्रॉस करके जाती है। इसको बोलते हैं हाइटस। क्या बोलते हैं उसको? हाइटस। इसके नीचे होते, इसको ये ऐसे देखा है हाइटस पार्ट। कई बार होता है हाइटस हर्निया भी होता है। कई बार हाइटस ये एरिया क्या हो जाता है? ये एरिया अपनी जगह से थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, नीचे चला जाता है या इधर उधर हो जाता है। इसको बोलते हैं हाइटस या हाइटस हर्निया। हर्निया का मतलब अपना पार्ट अपनी जगह को उस विस्कस ऑर्गन ने
अपनी प्रोट्यूज कर गया, अगले में चला गया। तो फिर ये इसोफेगस गई, इसोफेगस जाने के बाद में ये सीधा कहाँ होती है, स्टमक के अंदर, ये आ गया स्टमक। अब देखें, यदि ये एक्लेसिया कार्डिया हो गई तो मैंने कहा GERD एक बीमारी है, वो हो जाएगी। GERD बीमारी को क्या फुल फॉर्म है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। देखो नाम से ही समझे, गैस्ट्रो का मतलब क्या है, पेट, इसोफेगस का मतलब इसोफेगस, रिफ्लेक्स का मतलब वापस चला जाना। और क्यों चला गया, क्योंकि ये इंस्पिंटर लूज हो गए। कई लोगों में ये समस्या होती है, इसकी वजह से इंस्पिंटर लूज हो गए और इसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादातर क्या होगा, GI अपसेट तो रहेगा, हार्ट बर्न ज़्यादा रहेगा, कहते ना सीने में जलन बहुत रहती है, हार्ट बर्न रहेगा पूरा यहाँ तक, सूखी खांसी चलेगी, आवाज़ में परिवर्तन हो सकता। कई लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है कि सारा खाना वॉमिट हो जाता है, उल्टी हो जाता है, इसलिए उसको एडवाइज की जाती है भरपेट खाना नहीं खाए, ज़्यादा हार्ड हैवी खाना नहीं खाए, फैट वाला खाना नहीं खाए। तो ये इसको इम्पोर्टेंस ये है। फिर क्या आ जाएगा, ये स्टमक आ जाएगा। स्टमक का कैसा आकार है, जे शेप का। स्टमक कैसा है, ये अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा है कि नहीं है, तो ये स्टमक है। तो एक बार इसका लिख दें GERD का, फिर आगे बढ़ते हैं। GERD मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ये ज़्यादातर लोअर इंस्पिंटर खराब होने की वजह से, अपर वाला एयर को बचाता है ना। और ज़्यादातर लोअर इंस्पिंटर खराब होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्लेसिया कार्डिया बोलते हैं। अपर वाला ज़्यादा खराब हो सकता है, तो ये अपर लोअर दोनों ही खराब होता है। पहले लोअर खराब होगा, फिर क्या होगा, अपर खराब होगा तो एयर एंट्री कर जाएगी, पेट में हवा ज़्यादा चली जाएगी, है ना, गैस बहुत बनेगी, ब्लोटिंग उसको ज़्यादा रहेगी। और एक बार पेट में गैस चली गई तो गैस बाहर कैसे आएगी, क्या तो मुंह से डकार से आएगी, क्या फिर लेट आएगी, है ना। तो फिर उसके लिए बहुत आपको एफर्ट्स डालनी पड़ेगी। तो ये वाली बात है। और इसोफेगस जो है वो बेरेट हो जाएगा, बेरेट इसोफेगस हो जाएगा। इसोफेगस को अपन जो है वो अपन एंडोस्कोपी करके देखेंगे तो उसके अंदर वेव्स पड़ जाएंगी, है ना, हार्डनिंग हो जाएगी, और आप उसको इस तरीके से एक बेरेट की तरह हो जाएगी इसोफेगस। तो पूछते हैं कि बेरेट इसोफेगस कौन सी बीमारी में होता है, GERD बीमारी को क्या बोलते हैं, एक्लेसिया कार्डिया। क्यों होती है, लोअर इंस्पिंटर क्या होता है, लॉक सिस्टम जो है लूज हो जाता है। कई लोगों को है बड़ा मुश्किल से, फिर इसका इलाज डॉक्टर यहाँ एक रिंग लगा देते हैं, है ना, कई बार सक्सेस होता है, कई बार नहीं होता। आजकल मैग्नेटिक वगैरह इस टाइप का आ गया, वो अपन मेडिकल सर्जिकल में पढ़े। तो इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लें। देखें वापस स्टमक में, क्योंकि सारा एनाटॉमी का खेल किसका है, डायग्राम का। यदि डायग्राम से आपने पढ़ लिया तो पढ़ाई कर ली, यूँ आपने रटा वटा लगाया तो आपको ज़्यादा याद नहीं होगा, है ना। कंसेप्ट के साथ समझिएगा। कैसे आकार का है, जे शेप का है। एक पाउच है, ये पूरा क्या है, पाउच, अंदर से एक खुला है, थैली की तरह। पाउच का मतलब एक थैली है जिसका कैपेसिटी लगभग 1500 ml है। कितना कैपेसिटी है, 1500 ml कैपेसिटी है। और ज़्यादातर ये वाला डायग्राम में हमेशा कौन सा साइड होता है, राइट, और ये वाला कौन सा होता है, लेफ्ट। तो ये हमारे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, ये अपने लेफ्ट साइड के अंदर होता है। तो ये थोड़ा लेफ्ट साइड के अंदर क्या रहेगा, स्टमक ज़्यादा रहेगा। अब इसमें दो कर्व है, एक कर्व ये है और एक बड़ा सा कर्व ये है। इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्व। क्या बोलते हैं, ग्रेटर कर्व। इसको बोलते हैं लेसर कर्व। ऊपर वाला जो पार्ट है, डोम लाइक पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस। और ये जो बीच का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। और इस पार्ट को बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं, इस वाले पूरे पार्ट को पाइलोरस। ये पार्ट है पाइलोरस। अब पाइलोरस पार्ट के बाद में फिर इंस्पिंटर लगे हुए हैं, यहाँ पे एक और इंस्पिंटर लगे हुए हैं, यहाँ पे और लॉक सिस्टम। इसको बोलते हैं पाइलोरिक इंस्पिंटर। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक इंस्पिंटर। पाइलोरिक इंस्पिंटर का क्या काम है कि जो आगे आंत का भोजन है, ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का खाना वापस इसमें नहीं जाए। ये कौन करता है, पाइलोरिक इंस्पिंटर का। भाई छोटी आंत में खाना चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला गया, तो वापस खाना जो है पेट में नहीं आना चाहिए, इसलिए लॉक सिस्टम लगा हुआ। और कई बार खाना आ जाता है, तो ऐसे पेशेंट को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। जब ये इंस्पिंटर लूज होता ना, तो बंदा फोर्सफुली वॉमिटिंग करता। एक तो उल्टी होती, मुंह से निकली यहाँ गिरी, एक कोई उल्टी इतनी दूर जाके गिरी, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल
वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ज़्यादातर किसकी वजह से होती है? पाइलोरिक इंस्ट्रूमेंटल लूज होने की वजह से। उसमें ज़्यादातर कंटेंट कहाँ से आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई स्टोन है गोल ब्लेडर में या रीनल स्टोन है, उस वक्त प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है और ये फोर्सफुली होती है और थोड़ा अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो इस लॉ का काम है स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस पेट के अंदर नहीं आना है। तो ये इसके अलावा देखो स्टमक में 4 लेयर है। स्टमक में कितना लेयर है? 4 लेयर। स्टमक के अंदर ही 4 लेयर नहीं है, पूरा जीआई के अंदर 4 लेयर है। पूरा जो जीआई सिस्टम है उसके अंदर 4 लेयर से बना हुआ है। कितनी लेयर से बना हुआ है? 4। पहला जो लेयर है वो कौन सी है? म्यूकोजा। दूसरी सब म्यूकोजा, तीसरी मस्कुलरिस और चौथी सीरोसा। तो ये 4 लेयर से जीआई सिस्टम बना है। और आपको मैं बता दूं कि अभी आप अपने इसोफेगस पढ़ा, इसोफेगस में 3 लेयर ही होती है। म्यूकोजा क्या रहती है इसोफेगस में? एब्सेंट रहती है। ये जो इसोफेगस है इसमें म्यूकोजा मेम्ब्रेन नहीं होती और म्यूकोजा मेम्ब्रेन असल में हमारे अंदर प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या करती? प्रोटेक्शन का काम करती। तो जब भी खाना वापस जैसे जीआरडी हुआ है, तो जीआरडी में जब भी होता है तो यहाँ खाना होता है तो जलन नहीं होती। जैसे ही इसोफेगस के टच में खाना आता है, कई बार आप ज़्यादा खाना खा लेते हुए जी अपसेट रहता, तो जैसे ही आता तो एक बर्निंग सेंसेशन आती है। क्या आती है? बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन क्यों आती है? क्योंकि म्यूकोजा मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है। तो इसोफेगस में अभी मैंने कहा कि जीआरडी बीमारी में बेरेट इसोफेगस हो जाएगी, उसमें वेव छाले पड़ जाएंगे और वहाँ हार्डनिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि म्यूकोजा मेम्ब्रेन ही डैमेज हो जाएगी। तो म्यूकोजा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन करती है। तो स्टमक के अंदर म्यूकोजा होती है, बाकी पूरे पेट के अंदर म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है। 4 लेयर होती है, एक आपको याद रखना इसोफेगस के अंदर नहीं होती। तो इसका 4 लेयर है, 1 2 3 4। अंदर की लेयर को क्या बोला? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, फिर मसल्स। मसल्स का मतलब एकदम उसमें मसल्स रहेगी, एप्स नजर आते हैं, है ना, तो ये मस्कुलरिस है। और फिर एक सीरोसा, उसकी कवरिंग जो प्रोटेक्टिव लेयर है। अब जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है इसमें ज़्यादातर ग्लैंड है। पेट में क्या है? इसमें ज़्यादातर ग्लैंड्स है। जैसे मान लीजिएगा एक पहला ग्लैंड है पैराइटल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पैराइटल ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? HCl। HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अम्लों का राजा। तो ये हाईली एसिडिक है। कितना एसिडिक है? इसका पीएच 2.5 से 3.5 पीएच होता है। स्ट्रॉन्ग पीएच। पेट में तेजाब बनता है। ये तेजाब कौन बनाता है? पैराइटल सेल। और पैराइटल सेल तेजाब इसलिए बनाती है कि अब उस खाने को तोड़ना है। तेजाब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। 2.5 पीएच का मतलब है कि किसी को चेहरे पे डाल दिया ना तो चेहरा जल जाएगा। इस एसिड अटैक के केस में आ जाएगा। पेट के अंदर नहीं जलता। क्यों? क्योंकि म्यूकोजा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन करती है। पेट में तुम बोलोगे तो सर फिर ये डॉक्टर कहता है ना पेट में छाले हो गए, पेट में एंडोस्कोपी कराई, पेप्टिक अल्सर जिसको डिजीज कहते हैं, ये तब होता है जब म्यूकोजा टूट जाती है। म्यूकोजा टूट गई ना तो फिर बहुत जलन होती है। तो म्यूकोजा है तब तक क्या होती है? प्रोटेक्शन होता है। इसलिए डॉक्टर क्या देते हैं? भूखे पेट वाली गोली देते हैं, पेंटॉप। पेंटॉप गोली क्या करती है? बोला भूखे पेट लो, आधे घंटे पहले ले लो। वो क्या करती है? वो पैराइटल सेल को सप्रेस करती है। पैराइटल सेल को बोलती है HCl मत सिक्रेट कर, बिल्कुल कम कर। तो HCl क्या होता है? कम सिक्रेशन करता है। तो कम करने की वजह से फिर जलन भी कम रहेगी, पर इसके हो सकते हैं कुछ साइड इफेक्ट भी है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक सिरप पिलाते हैं सुक्रालफेज अल्सर में, है ना, एक ऐसी सिरप पिलाते हैं। वो सिरप जाके क्या करती है? उस अल्सर पे प्रोटेक्ट करती है। फिर आपको मैंने पढ़ाया पेप्टिक अल्सर में एक एंटीबायोटिक देते हैं जिसको ट्रिपल थेरेपी बोलते हैं। वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करेगी। मोस्ट कॉमनली जो पेट में बैक्टीरिया होता है H. पाइलोरी होता है। H. पाइलोरी की वजह से होता है। तो पैराइटल सेल HCl सिक्रेट करेगी और HCl का लगभग pH 2.5 से 3.5 है। इसका बड़ा रोल है ब्रेक डाउन दी फूड, ब्रेक डाउन करना, और साथ में माइक्रोब्स को भी क्या कर देना? तेजाब क्या कर देगा? अंदर कुछ आपने लिया होगा, कुछ भी बैक्टीरिया गया होगा, वो खत्म कर देगा, जला देगा, जला के राख कर देगा भाई, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो माइक्रोब्स को भी क्या करती है? किल करती है। और खाने को भी क्या करती है? ब्रेक डाउन। इसलिए कहते हैं ना आदमी को भाटे पच जाए, है ना, पचना की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि एसिड में डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो भी टूट जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि पेट के अंदर पैराइटल सेल होती है और पैराइटल सेल का काम है
HCl सिक्रेट करना, और HCl का क्या काम है? HCl का काम है खाने को तोड़ना और उस माइक्रोब्स को किल करना। ये बड़ा काम करती है। लगभग कितना लीटर करती है? लगभग 2.5 लीटर करती है। ये लगभग 2.5 लीटर होता है 24 घंटे में, इनकी डेली हमारे पेट में HCl कितना सिक्रेशन होता है? 2.5 लीटर होता है। 2.5 लीटर का मतलब सुन दो, 2500 ml तक ये होता है। तब जाके तुम्हारे इस पूरे गैस्ट्रिक जूस जो है पेट के अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस काम आएंगे। ये पूरे गैस्ट्रिक जूस है, ये पूरे गैस्ट्रिक जूस, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये हो गए गैस्ट्रिक जूस। ये भी खाने को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अब देखो इसके साथ में एक एंट्रेंसिक फैक्टर भी रिलीज करती है। क्या रिलीज करती? पैराइटल सेल एंट्रेंसिक फैक्टर। एक HCl का तो काम करती, दूसरा काम क्या करेगी? ये एंट्रेंसिक फैक्टर को क्या करेगी? रिलीज करेगी। और एंट्रेंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शंस में क्या करेगा? हेल्प करेगा। एंट्रेंसिक फैक्टर क्या करेगा? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। वो भी कौन सिक्रेट करती है? पैराइटल सेल। एक तो HCl सिक्रेट करती और एक एंट्रेंसिक फैक्टर जो है वो करती है। एंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन B12 का क्या करती है? एब्जॉर्ब। यदि विटामिन B12 की कमी रह गई, यदि विटामिन B12 की कमी हो गई तो अपन विटामिन B12 की कमी को क्या बोलेंगे? एनीमिया। कौन सा एनीमिया बोलेंगे? पर्निशियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उस एनीमिया को क्या बोलते हैं? पर्निशियस एनीमिया। तो हो सकता है पर्निशियस एनीमिया भी पेशेंट को हो जाए। ये कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? ये हो रहा है। इसलिए हमेशा डॉक्टर आपको विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सबसे बढ़िया किस में होता है? एसिडिक नेचर। किस में होता है? एसिडिक नेचर। इसलिए जब भी किसी को पर्निशियस एनीमिया है तो डॉक्टर उसको टैबलेट किसके साथ लेने को बोलते हैं? ऑरेंज जूस के साथ या लेमन जूस के साथ। तो लेमन जूस या ऑरेंज जूस के साथ में लेने को बोलते हैं। क्यों? इनका नेचर क्या है? एसिडिक। प्रेग्नेंट लेडी को अपन क्या देते हैं? 100 दिन फोलिक एसिड खिलाते हैं। कितने दिन? फोलिक एसिड और आयरन देते हैं। फोलिक एसिड और आयरन भी क्या है? एनीमिया से बचाता है। तो उस लेडी को बोलते हैं कि आप फोलिक एसिड जो है वो मॉर्निंग में ऑरेंज जूस के साथ लें, और दोपहर में क्या शाम को क्या लें? कैल्शियम वाला लें। तो शाम को कैल्शियम दूध के साथ लें। दूध का जो pH है वो एसिडिक नहीं है, एल्केलाइन है। मिल्क क्या है? एल्केलाइन। इसलिए तो कहते हैं ना सोते वक्त दूध पिए। सोते वक्त दूध क्यों? कि एसिडिटी जो है नहीं बने, एसिडिटी कम बनेगी या उसको एल्केलाइन कर देगी। इनो पीते हो ना? इनो कंपनी क्या बोलती है? 6 सेकंड में आपके पेट की एसिडिटी को क्या कर देती है? कम। कैसे कर देती? 6 सेकंड में। भाई 6 सेकंड में ऐसे कम कर देगी। ये पेट है, अब इसमें एसिड, बहुत एसिड है, ये पूरा एसिड है, एसिड भरा पड़ा है। अब ज्यों इनो आया, इनो क्या है? साल्ट है, और इनो क्या है? एल्केलाइन है। एसिड एक तो बहुत ज़्यादा एसिड है, एक बहुत ज़्यादा एल्केलाइन है। अब एल्केलाइन एसिड के अंदर डाल दिया तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो एसिड का असर क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो है वो जलन नहीं होगा। 6 सेकंड में क्या 5 सेकंड में काम करने, अंदर गया वो फटाफट अपना कर देगा। तो पानी डाला, आपने देखा होगा एकदम फटाफट वो काम करता है। तो इनो क्यों रिलीव करता है? जब एसिडिटी उफान में हो। और तुम क्या पीते हो? इनो पीते हो कि वो कोल्ड ड्रिंक पीते हो? हैं? उससे तो ज़्यादा होती है, उससे तो फिर ज़्यादा होती है। बोला कि गैस निकल गई, और सच में गैस 3-4 डकारें आ जाती। आती कि नहीं आती? तो भाई क्यों डकार क्यों आई? क्योंकि वो तुम्हारे शरीर में क्या डाला? हवा डाली। आप उसको अच्छे से देखोगे तो उसके अंदर पार्टिकल में हवा भरी है, और वो हवा बहुत आपके पेट में डाली, और वही आपने वापस डकार ली। तो आपका दिमाग, माइंड सेट है ना, वो लगा कि हाँ अब रिलीफ। बैम होता है ना, बैम की दवाई हकीम के पास भी नहीं है, तो वो बैम क्या हो जाता है? निकल जाती है। और फिर कुछ जो हवा बेचारी निकल जाती, कुछ हवा अटक जाती है, तो फिर आदमी पीछे से फायर करता है कि हाँ लो अब पक्का ही असर कर दिया। तो ऐसा नहीं है, वो तो एक तरीके का पॉइजनस है, कुछ भी नहीं है। वो उल्टा आपके अंदर ग्लूकोज जाएगा, शुगर लेवल को बढ़ाएगा। जैसे शुगर लेवल बढ़ेगी, पेट को लगेगा खाना आ गया, तो पेट और एसिड छोड़ेगा, और एसिड छोड़ेगा तो और आप तकलीफ में आओ। कई लोग है ना, कई लोग पानी पूरी के ठेले के आगे से निकलते, पेट में एसिडिटी बन जाती है। और जिसको भाई साहब पानी पूरी या फास्ट फूड खाना, और उसको आप घर लेके आगे है ना टला के, तो उसके पूरे दिन दिमाग में खराबी रहेगी, पेट में वो एसिडिटी बनती रहेगी। ये भी लॉजिक क्या है? खाने के साथ। कि जैसे खाने देखा
आपका ब्रेन एक्टिवेट हुआ और नर्व सिस्टम एक्टिवेट हुआ और एक आपको एसिडिटी रिलीज हो गई। और एसिडिटी इसलिए रिलीज हुई, आप उसने सोचा होगा खाना आया होगा उसको तोड़ने के लिए, जबकि खाना आया ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं ना टाइम से खाना खाएं। टाइम से खाना खाओगे तो क्या होगा, सब चीज़ें आपके बैलेंस के अंदर रहेगी। और ज़्यादातर एसिडिटी उन लोगों को होता है जिनका टाइम टेबल सही नहीं है, रात में ही खा लेते हैं। और एक एसिडिटी का वसूल है, आप जैसे ही खाना खाओगे आपको अच्छा लगेगा, फिर आप आधे 1 घंटे के बाद में आप पछताओगे कि गलत कर दिया, क्योंकि वो एसिडिटी उसको उसी वक्त है ना चाहिए होता, फिर आपको तकलीफ में पड़ जाओगे। तो एक कंट्रोल, एक बैलेंसिंग, एक टाइम, बहुत चीज़ें चाहिए। और आजकल सारे लोगों का ये देखें ना डिस्टर्ब हो रखा है। लोग, हिंदुस्तान के लोग 2 चीज़ में बोला कि पहले भूखमरी से मर रहे हैं, अब ज़्यादा खा खा के मर रहे हैं। इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि पूरी दुनिया का कैपिटल हिंदुस्तान है डायबिटीज़। 8 करोड़ लोग डायबिटीज़। कितने लोग डायबिटीज़ हैं? 8 करोड़ लोग डायबिटीज़। ये तो सरकार कहती है, और तुम्हें पता ही है सरकार क्या बोलती है, कम क्यों बोलती है कि लोग जाते ही नहीं, डायग्नोसिस ही नहीं कराते। वो तो वो डेटा बता रही है जो आके इलाज करवाए, है ना, जो घर बैठे उनका क्या मालूम। तो ये एक प्रोसेस है। और गोली भी खाना प्रोसेस में, ये जो खाते हैं ना लोग गोली, गैस का गोली, ये भी हमारे सिस्टम को रोकती है। एक दिन गोली लो फिर दोबारा डबल गैस निकलेगा, डबल एसिडिटी निकलेगी, क्योंकि वो एक आपने परमानेंट ब्लॉक नहीं किया, टेम्परेरी ब्लॉक। तो ये भी एक बड़ा प्रोसेस है इसके अंदर, कभी प्रोसेस में मत फंस जाना, नेचुरलिटी पे रहना। तो नेचुरली आपको ऑरेंज जूस के साथ है ना लेना चाहिए, जिससे उसका एब्जॉर्बेशन क्या हो, बड़ा अच्छा हो। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को अपन क्या बोलते हैं, सुबह आयरन की गोली लो, शाम को कैल्शियम की गोली लो दूध के साथ, क्योंकि दूध में क्या है, एल्केलाइन है, और ऑरेंज जूस में क्या है, एसिडिक। तो एसिडिक में विटामिन B12 का एब्जॉर्बेशन अच्छा होगा। यदि विटामिन B12 की कमी हो गई तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। ऐसे एनीमिया को हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा पेप्सिनोजन भी सिक्रेट होते हैं। और क्या सिक्रेट होते हैं? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ये भी हमारी स्टमक से सिक्रेट होते हैं। और पेप्सिनोजन जो है वो हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं। ये किसके मदद करते हैं? प्रोटीन डाइजेशन। पेप्सिनोजन सिक्रेशन होते हैं और प्रोटीन का डाइजेशन करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये भी हमारी स्टमक से रिलीज होता है। जैसे हमारे स्टमक म्यूकोजा से क्या रिलीज होता है? पैराइटल सेल से HCl। वैसे हमारी एक और पेप्सिनोजन भी सिक्रेट होता है। और पेप्सिनोजन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन करवाएं। किसका डाइजेशन करवाएं? प्रोटीन का डाइजेशन करवाएं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गैस्ट्रिक चीफ सेल भी होती है। और क्या होती है? गैस्ट्रिक चीफ सेल। तीसरी सेल कौन सी होती है? गैस्ट्रिक चीफ सेल। गैस्ट्रिक चीफ सेल जो है ये हमारे स्टमक के अंदर जाइमोजिक सेल, पेप्टिक सेल ये सिक्रेट करवाने को मदद भी करती है। इसको जाइमोजन भी बोलते हैं, जाइमोजन सेल। कई बार ये भी इसको सिक्रेट करवाने क्या करती है? हेल्प करती है, ताकि ये गैस्ट्रिक चीफ सेल जो है इस पेप्सिनोजन को सिक्रेट करवाएं और पेप्सिनोजन क्या करवाए? प्रोटीन का डाइजेशन करवाए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और विटामिन B12 जो है वो अपने को याद रखना, ये एंट्रेंसिक फैक्टर से निकलता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आ गई? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो एक बार डायग्राम देख लें। ये हमारा क्या हो गया? माउथ। ये हो गई ईसोफेगस। ये हो गया पेट। स्टमक के बाद वाले हिस्से को क्या बोला? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इस वाले हिस्से को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से। कौन सा? पहला जो हिस्सा है वो डोडिनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। तो डोडिनम, जेजुनम और इलियम। डोडिनम, जेजुनम, इलियम। पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है डोडिनम। सेकंड कौन सा है? जेजुनम, इलियम। इसके बाद में क्या आ जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या आ जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपको देखना, लार्ज इंटेस्टाइन को कौन जोड़ता है? इलियम। और बीच वाला पार्ट कौन सा है? जेजुनम। और नंबर 1 पार्ट कौन सा है? डोडिनम। अब इस डोडिनम को मैं और आपको जूम करके बताऊं। इस डोडिनम के ऊपर एक लीवर होता है। ये है लीवर। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। क्या बोलते हैं?
ये कर्त और जिगर, कहना जिगर में दम है तो बता। जिगर हार्ट को नहीं बोलते, किसको बोलते हैं? लीवर को। तो लीवर से एक कॉमन बाइल डक्ट निकलती है और ये एक डोडिनम होता है और ये आके इसके अंदर खुलती है, किसके अंदर? डोडिनम। लीवर में जितना भी बाइल बना, अब लीवर में जितना भी बाइल बना वो बाइल कहाँ स्टोरेज होगा? गोल ब्लैडर में, और गोल ब्लैडर से फिर किस में आएगा? डोडिनम। इसको क्या बोला? कॉमन बाइल डक्ट, CBD। कॉमन बाइल डक्ट से किस में आके ड्रेन हुआ? डोडिनम। और पीछे यहाँ पेंक्रियाज है, पीछे पेंक्रियाज भी आके किस में खुलता है? इसी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर खुलता है। पेंक्रियाज अपना पेंक्रेटिक एंजाइम इसमें डालता है और लीवर इसमें क्या डालता है? बाइल। ये बहुत बड़ी एनाटॉमिकल लोकेशन है, समझा नहीं? वापस समझाता हूँ। देखो ये पेट है, जस्ट पेट से आप आगे बढ़ोगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे बढ़ोगे तो हमारी छोटी आंत स्टार्ट हो जाएगी। छोटी आंत का पहला हिस्सा डोडिनम है। डोडिनम के अंदर क्या है कि एक ओपनिंग आके खुलती है, उस ओपनिंग में एक ओपनिंग आके खुलती है लीवर से। लीवर जो भी बाइल बनाया वो बाइल आके किस में गिरेगा? डोडिनम। और इसके साथ में और कनेक्शन होता है, जुड़ा हुआ कनेक्शन होता है पेंक्रियाज का। तो पेंक्रियाज ने जितने भी पॉलीपेप्टाइड एंजाइम बनाए वो भी आके किस में ड्रेन होगा? डोडिनम के। तो पॉलीपेप्टाइड का एंजाइम का रोल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का क्या करवाना? मेटाबॉलिज्म करवाना, जिसको अपन इमल्सिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। और लीवर से क्या आएगा? बाइल आएगा। ये भी हमारे खाने को उसको मेटाबॉलिज्म करने के अंदर रोल आएगा। यदि ये बाइल नहीं आया और पॉलीपेप्टाइड एंजाइम नहीं आया तो खाना हमारा बिल्कुल हमारे लिए क्या है? जहर है। लीवर से बाइल आता है, कहता है ना खाना जहर हो रहा है, तो भूख ही नहीं लग रही है कई लोगों में। क्यों? क्योंकि ये बाइल निकलता नहीं है, पॉलीपेप्टाइड एंजाइम नहीं होते। कई लोगों को कहता है ना कि फैट पचता नहीं है, तो फैट क्यों नहीं पचता है? क्योंकि फैट को पचाने वाले एंजाइम नहीं है, और वो एंजाइम कहाँ से आएंगे? वो से आएंगे पेंक्रियाज से। तो ये आपको देखना है इस लोकेशन को। फिर क्या आ गई? जेजुनम आ गई, फिर आ गई इलियम। डोडिनम जो है ये 25 सेंटीमीटर लंबी है और जेजुनम 8 फीट लंबी है और इलियम 12 फीट। तो डोडिनम कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई? 8 फीट और ये 12 फीट। तो 25 सेंटीमीटर सबसे छोटा जो पार्ट है वो कौन सा है? डोडिनम, स्मॉलेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर जेजुनम जो है वो 8 फीट की है, 8 फीट लंबी है, और इलियम जो है वो 12 फीट लंबी है। तेरा हाइट कितना फीट है? 7 फीट, 6.6। तो देख ले तेरे से भी क्या है? डबल लंबी है, तेरे से भी लंबी डबल है इलियम। समझ गया? तो इतना लंबा इंटेस्टाइन हमारा है और ये इसके अंदर पूरा सेट रहता है इस कैविटी के अंदर। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल कैविटी। सारे जो जीई ऑर्गन है इसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल कैविटी। छोटा हिस्सा तो कौन सा है? डोडिनम का। जेजुनम, इलियम सबसे बड़ा हिस्सा है, ये भी आपको याद करना। और विटामिन B12 जाके बना तो कहाँ? इंट्रिंसिक फैक्टर पेट के अंदर। एब्जॉर्बेशन जाके कहाँ होगा? इलियम में। तो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्बेशन है वो कहाँ हो रहा है? इलियम पार्ट। यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर तो पेट से निकला पर वो जाके एब्जॉर्ब किस में होगा? अब इस पूरी इंटेस्टाइन के चारों ओर क्या लगी है? ब्लड वेसल्स। अब ये खाना जो है इस खून की नलियों में जाएगा, सारा खाना खून की नलियों में खींच लिया जाएगा। सारे जो पोषक तत्व है, सारे जो न्यूट्रिएंट है, सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सारा जो पानी है, जितना भी माल मसाला जो भी आपने खाया, दारू पिया तो दारू चला जाएगा, अच्छा खाना खाया तो अच्छा चला जाएगा, जहर खाया तो जहर चला जाएगा। ये फिर जाएगा लीवर के पास, लीवर फिर उसको मेटाबॉलिज्म करेगा और फिर हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन से एक एक सेल और टिश्यू को पहुंचाने का काम करेगा। लीवर के पास जाएगा। पहले मेटाबॉलिज्म कौन करेगा? हमारे शरीर में सारा जो जहर है वो डिटॉक्सिफाई कौन करता है? लीवर। इनकी पहले जहर को डिटॉक्सिफाई करेगा और फिर किडनी तो फिल्ट्रेशन करेगी, उसको क्या करेगी? हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा। हार्ट की बड़ी जिम्मेदारी है किडनी के पास भेजे, और किडनी के पास कब भेजेगा? पहले लीवर के पास जाएगा, पहले लीवर उसका इलाज करेगा, उस जहर को कम करेगा और फिर उसको हार्ट के पास भेजेगा, हार्ट फिर किडनी के पास। जो ज़रूरत की चीज़ें अंदर आ जाएगी, जो वेस्ट है उसको निकाल दिया जाएगा पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते और लेटरिन के रास्ते। तो ये जो सारा जो प्रोसीजर है ये है। तो ये एक बार इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें। वापस समझाता हूँ फिर। समझ में आ गया रंजित? क्या समझ में आया? वापस समझाता हूँ, फिर डायग्राम बनाओ। सारा खेल किसका है? डायग्राम। यदि डायग्राम से पढ़ा तो वो याद रह जाएगा, यूं रटा तो आप 2-3 घंटे में या 10 दिन में भूल जाओ। तो डायग्राम से ज़्यादा
देखें एक बात फिर बता दें, ये क्या है, इसोफेगस। कितने सेंटीमीटर लंबी है इसोफेगस? 25 सेंटीमीटर लंबी। वेरी गुड। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? अपर। ये कौन से है? अपर क्या करता है? एयर को प्रिवेंट करता है। लोअर क्या करता है? इस हिस्से को क्या बोलते हैं? कार्डियक हिस्सा। क्यों? हार्ट के पास है। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? फंडस। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? बॉडी। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? पाइलोरस। यहाँ भी क्या लगा हुआ है? इंस्पिंटर, पाइलोरिक इंस्पिंटर। यहाँ से ऊपर क्या है? ऊपर लीवर है। ये क्या है? लीवर। लीवर से एक लाइन बिछी हुई है और इस लाइन में एक और है, इसको बोलते हैं गोल ब्लेडर, जीबी। जीबी का मतलब गोल ब्लेडर। ये लीवर से बाइल बनेगा और बाइल इसके अंदर क्या होगा? स्टोर होगा। तो बाइल का स्टोरेज कहाँ होगा? लीवर में। अब ये इसके अंदर पानी जो है वो निकाल देगा और ज़्यादा कॉन्जुगेटेड हार्ड जो बाइल है वो लीवर के अंदर रहेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये डोडिनम के अंदर भेज देगा। ये क्या रहा? डोडिनम। ये डोडिनम के अंदर भेज देगा। इधर क्या है? पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज का भी ड्रेनेज आके किस में गिरता? इसमें भी गिरता। तो लीवर से बाइल आता है और पैंक्रियाज से क्या आता? पॉलीपेप्टाइड एंजाइम। पॉलीपेप्टाइड एंजाइम। पॉलीपेप्टाइड एंजाइम का क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को क्या करना? डाइजेस्ट करवाना। ये काम ये, और बाइल का मेटाबॉलिज्म करवाने में उसका मदद। ये सब खाना भी स्मॉल डोडिनम में आ गया। अब ये सब खाने के साथ क्या हो गया? मिक्सअप हो गया। अब जो जिसका काम फैट करा, कोई प्रोटीन का, कोई किसी का अपना अपना काम करेंगे और फिर खाना कहाँ चला जाएगा? डोडिनम के बाद में जेजुनम, फिर जेजुनम के बाद में इलियम। अब देखें, अब ये जो इंस्पिंटर है यहाँ भी एक इंस्पिंटर लगा हुआ है, यहाँ भी लॉक सिस्टम है, यूँ मर्जी से नहीं आ सकता। तो इस इंस्पिंटर को बोलते हैं इंस्पिंटर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं? इंस्पिंटर ऑफ ओडाई। ये सीसी के जो है कॉन्ट्रैक्शन जब होंगे तब ये क्या हो जाएंगे? तब इसमें कॉन्ट्रैक्शन चलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन चलने की वजह से ये जो है बाइल जो लीवर के अंदर स्टोरेज है ये आएगा। और ये बाइल के अंदर पानी भी था, अब पानी ज़्यादातर निकाल देता है और कॉन्जुगेटेड करके ये गोल ब्लेडर स्टोर करता है। कई लोगों में गोल ब्लेडर में ये स्टोर ही रहता है, पड़ा पड़ा ये हार्ड हो जाता है और हार्ड होने के कहते ना पित्त की थैली में पथरी बन गया। ये क्या बन गया? पथरी। इसको बोले कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस का मतलब गोल ब्लेडर के अंदर क्या हो गया? स्टोन बन गया। और किसकी वजह से बन गया? बाइल हार्ड होने की वजह से। अब ये बाइल हार्ड होने की वजह से पथरी तो बन गया, अब दूसरा जो है इसके अंदर स्टोरेज नहीं होगा। अब ये यहाँ पे पथरी है जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी दिन निकल के यहाँ फंस गए ना तो इमरजेंसी क्रिएट कर देगा, तो फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर क्या है? सारा जो बाइल है वो यहीं पीछे आ जाएगा और आदमी को बाइल पीछे हो जाए, पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाएगा। फिर डॉक्टर ऑपरेशन करके इसको निकालेंगे, तब आराम आएगा। पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिट होगी, कोई भी खाना नहीं खाएगा, भूख नहीं लगेगी, और जो भी खाना खाया फोर्सफुली वॉमिट होगी और पेशेंट जॉन्डिस हो जाएगा। और यदि जॉन्डिस को ठीक नहीं किया तो ये जॉन्डिस की वजह से डेथ भी हो सकती है। और छोटा सा प्रोसीजर है, यदि इसको निकाल दें, ये ज़्यादातर सोनोग्राफी में ही मालूम चल जाता है कि पथरी। फिर भी एक अपन ट्यूब डालते हैं। एक मैंने आपको प्रोसीजर बताया था पुराने लोगों को, ERCP। क्या बताया था? फंडामेंटल में बताया था ERCP। ERCP का फुल फॉर्म क्या है? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रेटोग्राफी। कुछ भी नहीं है। तुम बोलोगे पहली बार नाम सुना के सर ये क्या नाम है? कुछ भी नहीं है। ये पेशेंट के मुंह से अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक स्कोप डालते हैं, एक छोटा सा फाइबर ऑप्टिक फ्लेक्सिबल कैमरा लगा हुआ है, एक नली डालेंगे मुंह के रास्ते से फिर इसोफेगस में उसके आगे कैमरा लगा हुआ है, सर्जन आगे डिस्प्ले लगा हुआ है, उसको देखते देखते अंदर डालेगा, फिर उसको इसोफेगस भी देख लेगा कि इसमें कोई बैरेट इसोफेगस नहीं है, कोई छाले नहीं है, फिर पेट में भी देख लेगा, फिर पेट से इस रास्ते में आएगा और इस रास्ते में फिर इस रास्ते में डालेगा और इस रास्ते से डालते डालते यहाँ पहुँचेगा और देख लेगा पथरी है। ERCP प्रोसीजर दो काम के लिए बना है। इससे अपन डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं और इससे पथरी निकाल भी सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अब इसको देखा, अब इस पथरी को देखा और इस पथरी को तोड़ दिया, चूरा कर दिया, इसके अंदर इस तरीके का चूरा कर दिया। चूरा करने के बाद ये अपना जो है निकल आएगी बोवल के रास्ते, मोशन के रास्ते। तो ये हो गया ERCP, छोटा सा प्रोसीजर है। तो ERCP में क्या है? एंडोस्कोपिक मतलब कैमरा डालेंगे, कहाँ डालेंगे? रेट्रोग्रेड पीछे की तरफ,
कोलेंजियो का मतलब इस कोलोन से पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज को भी देखा जा सकता है, कई बार यहाँ फंस जाता है। तो ये ERCP प्रोसीजर है। ERCP प्रोसीजर से इस स्टोन का पता भी लगाया जा सकता है, इसका इलाज भी किया जा सकता है बिना चीर फाड़। अब कोई चीर फाड़ की जरूरत नहीं है, चीर फाड़ लगेगी नहीं, यहाँ से कैमरा डाला निकाल दिया बस। और यदि ज़्यादा पतरी है, ERCP नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें पेट खोल के ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर भी पेट खोल के नहीं कर सकते हैं, 2-3 पॉट डाल के अपन निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। पेट खोलने को क्या बोलते हैं? लेप्रोटोमी। क्या बोलते हैं? और स्कोप डाल के करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेप्रोस्कोपी। ये ERCP वेरी एडवांस प्रोसीजर है। तो ये ज़्यादातर ERCP ही लोग करते हैं, बट इसमें स्कोप चाहिए, सर्जन जो है एक्सपर्ट चाहिए, और पेशेंट जो है कोऑपरेटिव होना चाहिए, और कई सारे क्राइटेरिया के अंदर फिट होना चाहिए। तो देखें, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ? इंस्पिंटर ऑफ ओडाई। इंस्पिंटर ऑफ ओडाई में सीसी के कॉन्ट्रैक्शन चलेंगे, तब ये बाइल जो है बाहर आएगा, और फिर ये जेजुनम और इलियम। इलियम जो रास्ता है वो जंक्शन है। इलियम जो है वो क्या है? जंक्शन। यानी कि ये हो गया स्टमक, ये हो गया स्टमक, ये हो गया डोडिनम। अब मैं इस हिस्से को जूम करके बता, इलियम वाले। तो इलियम जो हिस्सा है, इलियम के बाद में क्या आ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन आने से पहले यहाँ क्या होती है? अपेंडिक्स। क्या होती है? अपेंडिक्स। और इसको बोलते हैं, इसके बाद में सीकम आ जाती है। क्या आ जाती है? सीकम। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा है? सीकम। तो इस जंक्शन को, इसको बोलते हैं इलियो सीकम या सिकल जंक्शन। इलियो सिकल जंक्शन का मतलब है कि यहाँ पे अपेंडिक्स है, और यहाँ पे दोनों चीज़ों का क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। इधर स्मॉल इंटेस्टाइन है, इधर लार्ज इंटेस्टाइन। इस इलियोसिकल पे हाईएस्ट पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं। पेट में जो गुड़गुड़ की आवाज़ होती है, इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब खाना जो है आपका वो क्या है? आगे से आगे जाता है, रुका थोड़ी रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलते रहते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो चलेंगे तभी खाना आगे जाएगा। और हाईएस्ट जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? इलियोसिकल जंक्शन। पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ सबसे ज़्यादा कब आती है? जब तुम भूखे होते हैं, फास्टिंग में। कभी व्रत रखना कि पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आए, तो ये पेट में वो इंडिकेशन दे रहा है खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। ये उसका फीडबैक है। तो भूखे पेट में क्या होती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज़्यादा होती है। और इसलिए कभी पेट में जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन में पेशेंट को बोलता है कि 2-3 घंटे बाद खाना। और कब खाना? जब डॉक्टर कह रहा मैं बताऊँ। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के सुनता है, और स्टेथोस्कोप कहाँ लगाता है? इस इलियोसिकल जंक्शन पे लगा के सुनता है कि उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट है कि नहीं है। यदि पेशेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट आगे, इसका मतलब इलियक जो है आपका बिल्कुल ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ है, और पेशेंट खाना टॉलरेंस कर सकता है। अब सिप ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी, फिर थोड़ा सा जूस, फिर थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट डाइट, फिर धीरे धीरे उसको हार्ड डाइट पे लाते हैं। तो ये इलियोसिकल जंक्शन पे हाईएस्ट पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जो अभी कहाँ होगा? जो अभी यहाँ पे होगा। किस साइड में होगा? राइट साइड में होगा। अब ये पेट है मेरा, दिख रहा ना? पेट, ये पेट यहाँ पे है। पेट के बाद में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ पे अपेंडिक्स। जब भी अपेंडिक्स होता है तो राइट साइड में होता है। तो अपेंडिक्स ये है। अपेंडिक्स का प्रॉब्लम क्यों होता है? अपेंडिक्स में खाना फंस जाता है। फिकोलीचियस, फिकोलीचियस इसका मतलब अब इसके बाद में तो खाना वो फीकल मैटर है, लेटरिंग है। तो कई बार जो खाना है वो इसमें अपेंडिक्स में फंस जाता है, और वहाँ पे नीचे अटक जाता है, अटक के सड़ जाता है। सड़ जाता है तो बोले अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो। तो डॉक्टर बोलता है कि 15 दिन तक एंटीबायोटिक लो। ठीक हो गया तो अच्छी बात है, ठीक नहीं होगा तो ऑपरेट करना पड़ेगा। तो लगभग 90% जो पेशेंट है वो ठीक हो जाते हैं, और 90% में 10% का क्या करना पड़ता है? ऑपरेट करना। तो ये अपेंडिक्स जो है निकाल देते, बोलते हैं अपेंडिक्स जो है अवशेष हिस्सा है, ज़्यादा काम का हिस्सा नहीं है। अब काम का है कि नहीं है, भगवान ने अंदर दिया, इसके बारे में कुछ सोच समझ के दिया होगा, साइंटिफिक दिया होगा। अभी वैज्ञानिक नहीं पता पाए होंगे, तो उसको अवशेष करवा दिया कि बोले पहले इसका जरूरत पड़ती है। और अभी भी अपन कुछ भी नहीं कह सकते, साइंस है ना, साइंस में कोई चैलेंज नहीं, लकीर का फकीर नहीं कि यूँ होता कि होता। हो सकता है कल कोई वैज्ञानिक आ जाए बता दे कि ये तो ये करता है, तो सारा जो क्राइटेरिया है वो बदल सकता है। फिलहाल जो पढ़ाई है, फिलहाल रिसर्च है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ। फिर जो है इसके बाद का हिस्सा, इसके बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। ये क्या आ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से, अब ये इसको बोला इलियोसिकल जंक्शन। इनकी ये हो गया सीकम पार्ट, ये हो गया सीकम। और कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसको क्या बोला? असेंडिंग कॉलम। ये क्या हो गया? असेंडिंग कॉलम। ये हो गया ट्रांसफर कॉलम, ये हो गया ट्रांसफर कॉलम। ये हो गया डिसेंडिंग, फिर हो गया सिग्मोइड कॉलम, फिर हो गया रेक्टम, और लास्ट पार्ट क्या है? एनस।
रेक्टम, एनस। तो ये जो हिस्सा है ये जीआई सिस्टम का हिस्सा है। लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादातर जो है वेस्ट हिस्सा होता है, क्या होता है, जो भी फीकल पार्ट है ना, वो हिस्सा होता है, और इस हिस्से को धीरे धीरे करके आउट किया जाता है। तो एक बार इसका डायग्राम बना लो। वापस बता, पहले एक बार इसका ले लो ना, अभी बताते, ये काम है हमारा, अभी बताते। देखें, पहले सबसे बात रिलैक्स हो जाए। अब खाना कहाँ पहुँच गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ रहा, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बीच कोई एक शहर से दूसरे शहर बीच में जंक्शन आता है, तो ये जंक्शन आ गया। ये पहले जंक्शन क्या है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ये सारी क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये है जेजुनम, ये है सिकम, और यहाँ पे क्या है, अपेंडिक्स। तो ये सिकम पार्ट है। फिर सिकम से अगले वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ऊपर जाते को बोलते हैं असेंडिंग, तिरछे को बोलते हैं ट्रांसवर्स, ऊपर से नीचे को आते हैं उसको डिसेंडिंग। तो ये कोलोन के हिस्से, और फिर हो गया सिग्मोइड कोलोन, फिर क्या हो गया, रेक्टम, एनस। ये आपको एकदम डायग्राम याद रखना है। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, फीकल मैटर, और ये फीकल मैटर वापस ना जाए इसलिए यहाँ पे जंक्शन लगा हुआ है, इंस्पिंटर लगे हुए हैं, यहाँ भी इंस्पिंटर लगे हुए हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का खाना, अब इसमें सारे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया वापस चले गए तो इन्फेक्शन कर देंगे, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ भी एक लॉन्ग सिस्टम होता है। बैक्टीरिया बॉडी में अपना फीकल मैटर है ना, फीकल में खाना खाते हैं, खाना पचाते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदा पहुँचाते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन के बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे नॉर्मल फ्लोरा है, इकोलाई भी नॉर्मल फ्लोरा है, कुछ अमाउंट में वो बैक्टीरिया नहीं होते, विटामिन के नहीं बनता, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तब हमारे बॉडी में नुकसान होते हैं। अब कई चीज़ें पड़ी रहती हैं, कई लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, है ना, यूँ ही खा लेते हैं, अंदर पड़ा रहता है, माल सड़ जाता है, सड़ के वो जमा रहता है, फिर धीरे धीरे निकलता है ना, इस कई सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आप देखते हो कभी 1 घंटा मुंह को चुप रख के देखें, बोले नहीं, मुंह से बदबू आने लग जाती है, आती कि नहीं आती। ये तो काम चलना चाहिए, कहता ना बहता पानी शुद्ध है, रुका पानी अशुद्ध है। तो पेट में सारा मूवमेंट चलता रहना चाहिए, है ना। बैक्टीरिया तब खा रहे हैं ना, तो वेस्ट हो रहा है, इसलिए हो भी सकते हैं ये। ठीक है, उसको कितना हो गया ना, कर दे, उसको स्टॉप कर।